इस विश्लेषण में सभी का स्वागत है। देखिए, बिना किसी औपचारिकता के सीधे मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि 23 और 24 मई 2026 की घटनाएं सच कहूं तो वैश्विक कूटनीति और सैन्य हलचलों का एक ऐसा बवंडर रही हैं जिसे समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। जरा सोचिए, एक तरफ दुनिया की सबसे सुरक्षित इमारत के बाहर गोलियां चल रही हैं, तो दूसरी तरफ मध्य पूर्व में एक साथ शांति और विनाश दोनों की पटकथा लिखी जा रही है। अब ये इस पूरे मामले का सबसे बड़ा विरोधाभास है। दुनिया इस वक्त एक साथ दो बिल्कुल विपरीत दिशाओं में भाग रही है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐसा शांति समझौता हो रहा है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, और ठीक उसी समय पर्दे के पीछे दोनों ही पक्ष एक भयानक सैन्य संघर्ष के लिए अपनी अपनी तैयारियां तेज कर रहे हैं। तो आखिर ये सब एक साथ कैसे हो रहा है, आइए समझते हैं। शुरुआत करते हैं इस सबसे बड़े झटके से, डोमेस्टिक शॉक। 23 मई की रात को व्हाइट हाउस के बाहर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। हमलावर पेंसिल्वेनिया एवेन्यू और 17वीं स्ट्रीट वाले चेकपॉइंट के पास पहुंचते हैं और अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। लगभग 20 राउंड गोलियां चली। सीक्रेट सर्विस तुरंत एक्शन में आई और पूरे व्हाइट हाउस को एक मुकम्मल लॉकडाउन में डाल दिया गया। लेकिन सबसे अहम बात क्या है? जिस वक्त बाहर ये सब चल रहा था, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अंदर मौजूद थे और अपनी सेना के कमांडरों के साथ एक बेहद तनावपूर्ण बैठक कर रहे थे। रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप आगामी मिड टर्म चुनावों के नतीजों और अपनी युद्ध शक्तियों के खिलाफ सीनेट में पड़े वोटों को लेकर पहले से ही भारी दबाव में थे। इस 20 राउंड के शूटआउट के नतीजे काफी गंभीर रहे। 2 हमलावर थे, जिनमें से एक की पहचान नैसर बेस्ट के रूप में हुई है। उसे तो सीक्रेट सर्विस ने मौके पर ही ढेर कर दिया। दूसरा घायल हुआ और उसे अस्पताल ले जाया गया। परिधि को भले ही तुरंत सुरक्षित कर दिया गया, लेकिन इसने राष्ट्रपति की सुरक्षा पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद कोई हथियारों के साथ इतने करीब कैसे पहुंच गया? और दिलचस्प बात तो यह है कि इसे अभी तक आधिकारिक तौर पर आतंकी हमला घोषित नहीं किया गया है। आखिर हमलावरों का असली मकसद क्या था? इसकी जांच अभी भी जारी है। खैर, अमेरिका में मची इस उथल पुथल से अब जरा इंटरनेशनल लेवल पर चलते हैं, कूटनीतिक बिसात की तरफ। अब इस विरोधाभास को देखिए। दुनिया के तेल व्यापार की सबसे अहम नसों में से एक, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य। डोनाल्ड ट्रंप सरेआम दावा कर रहे हैं कि इसे जहाज़ों के लिए पूरी तरह से खोल दिया जाएगा, लेकिन ठीक उसी वक्त ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी फार्स इसका बिल्कुल खंडन कर रही है। उनका साफ कहना है कि ईरान अपना नियंत्रण बिल्कुल नहीं छोड़ेगा और प्रबंधन उनके ही हाथ में रहेगा। मतलब पब्लिक में जो दावे किए जा रहे हैं और असल बातचीत में जो हो रहा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। फिर भी एक्सियोस और रॉयटर्स जैसी एजेंसियों के मुताबिक एक 3 चरणीय शांति योजना पर काम चल रहा है। पहला स्टेप 60 दिनों का सीज फायर और हॉर्मुज़ से जहाज़ों का टोल फ्री निकलना। दूसरा स्टेप, नाकेबंदी हटेगी और ईरान खुले बाजार में अपना तेल बेच सकेगा। और तीसरा, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर 30 दिनों की बातचीत। अब न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि ईरान शायद अपना हाईली एनरिच्ड यूरेनियम छोड़ने को तैयार हो जाए, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट लग रही है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनी और वहां की 9 करोड़ जनता की तरफ से साफ संदेश है, परमाणु कार्यक्रम पर कोई समझौता नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। और इस सब के पीछे मुस्लिम देशों का एक बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक प्रेशर काम कर रहा है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने तेहरान का एक बेहद सफल दौरा किया है। दूसरी तरफ सऊदी क्राउन प्रिंस MBS ने कई देशों और ट्रंप के साथ एक जॉइंट कॉल को लीड किया। ये सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। MBS अच्छी तरह जानते हैं कि अगर जंग छिड़ी तो उनका विजन 2030, जिससे वो सऊदी को एक आर्थिक महाशक्ति बनाना चाहते हैं, पूरी तरह तबाह हो जाएगा। इसलिए पर्दे के पीछे कूटनीति पूरी ताकत से चल रही है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था, इन शांति वार्ताओं के समानांतर एक और खेल चल रहा है, शैडो वॉर। ईरान के उप सेना कमांडर का ये बयान जरा ध्यान से सुनिए। हम एक और ऐतिहासिक ऑपरेशन शुरू करने के लिए तैयार हैं, बस सुप्रीम लीडर के आदेश का इंतजार है। ये सिर्फ गीदड़ भभकी नहीं है। ईरान ने अपने एयर स्पेस के उस हिस्से को बंद कर दिया है जहां से अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइलें या F-35 जेट आ सकते हैं। और तो और, उन्होंने यूरोप और अमेरिका के उन मिलिट्री बेस को अपने रडार पर लॉक कर लिया है जिन पर पहले कभी निशाना नहीं साधा गया था। जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। एक तरफ शांति की बातें और दूसरी तरफ ईरान ने इस छोटे से युद्ध विराम के दौरान ही 15 से 20 हजार नए एडवांस ड्रोन बनाकर खड़े कर दिए हैं।
इधर रूसी और चीनी सैटेलाइट्स ने अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स की हलचल डिटेक्ट की है, जो अक्सर बड़े हमलों से ठीक पहले होती है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन F-18 और F-35 जेट्स के साथ लगातार वॉर ड्रिल कर रहा है। साथ ही ईरान के केशम द्वीप पर हो रहे रहस्यमय विस्फोट ये इशारा कर रहे हैं कि अमेरिकी ड्रोन शायद ईरानी एयर डिफेंस की लोकेशन टेस्ट कर रहे हैं। इन सबके बीच एक अजीब सा सन्नाटा भी है, एक इन्फॉर्मेशन वॉइड। डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी सलाहकार डैन स्केविनो ने सोशल मीडिया पर एक अमेरिकी B-2 बॉम्बर का वीडियो डाल दिया, बिना किसी कैप्शन, बिना किसी सफाई के। इस तरह के माहौल में ऐसे बिना बोले दिए गए इशारे अक्सर किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी होते हैं। और रहस्य सिर्फ वही नहीं है, अमेरिका के अंदर देखिए, न्यूयॉर्क के एक शिपयार्ड में एक रहस्यमय धमाका होता है। एक की मौत, 36 घायल। आपको पता है, पिछले 1 महीने के अंदर अमेरिका की ऑयल रिफाइनरियों और शिपयार्ड में ये चौथा ऐसा रहस्यमय धमाका है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर, अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड 30 जून तक इस्तीफा देने वाली हैं। ट्रंप प्रशासन के अंदर एक बड़ी बगावत की अफवाहें उड़ने लगी हैं। चूंकि DNI के पास ईरान को लेकर सबसे टॉप सीक्रेट जानकारियां होती हैं, तो उनका जाना किसी बहुत बड़े आंतरिक संकट का संकेत हो सकता है। अब आते हैं उन मोर्चों पर जो पहले से ही सुलग रहे हैं, एक्टिव फ्रंट्स। मेन टेबल पर भले ही शांति वार्ता चल रही हो, लेकिन आसपास के इलाकों में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। लेबनान सीमा पर हिजबुल्ला के एक ड्रोन हमले में 23 साल के IDF स्टाफ सार्जेंट नुआम हैम्बर्गर की जान चली गई। वहीं दूसरी तरफ तथाकथित युद्ध विराम के दावों के बावजूद गाजा में इजरायली हमले लगातार जारी हैं। हाल ही में वहां 5 पुलिस अधिकारियों, एक 13 साल के बच्चे और अल शिफा अस्पताल के पास से गुजर रहे एक आम नागरिक की मौत हो गई। ये घटनाएं दिखाती हैं कि वहां की जमीन पर असल में कितनी ज्यादा अस्थिरता है। और इस अस्थिरता का असर यूरोप तक पहुंच गया है। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरेट ने एक अभूतपूर्व और कड़ा कदम उठाते हुए इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर के फ्रांस में एंट्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। अब इस बैन के पीछे की वजह समझिए। हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जो फ्लोटिला घटना से जुड़ा था। हुआ ये था कि इजरायली बलों ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में कुछ सहायता जहाज़ों को रोककर कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। वीडियो में बेन गवीर अशदोद बंदरगाह पर जमीन पर बैठे, आंखों पर पट्टी और हाथ बंधे इन कार्यकर्ताओं का मजाक उड़ाते दिखे। क्योंकि इन जहाज़ों पर फ्रांस और यूरोपियन देशों के नागरिक भी थे, इसलिए फ्रांस ने इसे पूरी तरह से अस्वीकार्य माना और सीधे बैन लगा दिया। तो इन सबका हमारी और आपकी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? चलिए देखते हैं इसके वैश्विक परिणाम। इस चार्ट पर नजर डालिए। पूरे दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा इस वक्त एक धागे से लटक रही है। दुनिया का 20% तेल हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से आता है, जिस पर ईरान का सीधा कंट्रोल है। और अगर हम यमन के पास बाबल मंडेब की बात करें तो 12% तेल वहां से गुजरता है। 32%। जरा सोचिए, यमन के हूती विद्रोहियों ने धमकी दी है कि अगर उन पर कोई हमला हुआ तो वो बाब अल मंडेब को बंद कर देंगे। अगर हॉर्मज़ का 20% और बाब अल मंडेब का 12% एक साथ बंद हो गया तो दुनिया का लगभग 1/3 तेल रातों रात गायब हो जाएगा। इसका सीधा असर ये होगा कि वैश्विक ऊर्जा बाजारों में सचमुच आग लग जाएगी। तो कुल मिलाकर तस्वीर कुछ ऐसी है। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां एक तरफ शांति के कागजों पर साइन करने की होड़ मची है और दूसरी तरफ मिसाइलों को उनके टारगेट्स पर लॉक किया जा रहा है। कूटनीति जीतेगी या फिर सैन्य ताकत? इस ग्लोबल चेसबोर्ड पर आखिरी चाल कौन चलेगा? ये सवाल हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। खैर, इस जटिल और लगातार बदलती स्थिति की गहरी समझ ही हमें आगे के लिए तैयार कर सकती है। इस महत्वपूर्ण विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस विश्लेषण में सभी का स्वागत है। देखिए, बिना किसी औपचारिकता के सीधे मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि 23 और 24 मई 2026 की घटनाएं सच कहूं तो वैश्विक कूटनीति और सैन्य हलचलों का एक ऐसा बवंडर रही हैं जिसे समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। जरा सोचिए, एक तरफ दुनिया की सबसे सुरक्षित इमारत के बाहर गोलियां चल रही हैं, तो दूसरी तरफ मध्य पूर्व में एक साथ शांति और विनाश दोनों की पटकथा लिखी जा रही है। अब ये इस पूरे मामले का सबसे बड़ा विरोधाभास है। दुनिया इस वक्त एक साथ 2 बिल्कुल विपरीत दिशाओं में भाग रही है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐसा शांति समझौता हो रहा है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी,
और ठीक उसी समय पर्दे के पीछे दोनों ही पक्ष एक भयानक सैन्य संघर्ष के लिए अपनी अपनी तैयारियां तेज कर रहे हैं। तो आखिर ये सब एक साथ कैसे हो रहा है, आइए समझते हैं। शुरुआत करते हैं इस सबसे बड़े झटके से, डोमेस्टिक शॉक। 23 मई की रात को व्हाइट हाउस के बाहर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। हमलावर पेंसिल्वेनिया एवेन्यू और 17वीं स्ट्रीट वाले चेकपॉइंट के पास पहुंचते हैं और अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। लगभग 20 राउंड गोलियां चली। सीक्रेट सर्विस तुरंत एक्शन में आई और पूरे व्हाइट हाउस को एक मुकम्मल लॉकडाउन में डाल दिया गया। लेकिन सबसे अहम बात क्या है, जिस वक्त बाहर ये सब चल रहा था, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अंदर मौजूद थे और अपनी सेना के कमांडरों के साथ एक बेहद तनावपूर्ण बैठक कर रहे थे। रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप आगामी मिड टर्म चुनावों के नतीजों और अपनी युद्ध शक्तियों के खिलाफ सीनेट में पड़े वोटों को लेकर पहले से ही भारी दबाव में थे। इस 20 राउंड के शूटआउट के नतीजे काफी गंभीर रहे। 2 हमलावर थे, जिनमें से एक की पहचान नैसर बेस्ट के रूप में हुई है। उसे तो सीक्रेट सर्विस ने मौके पर ही ढेर कर दिया। दूसरा घायल हुआ और उसे अस्पताल ले जाया गया। परिधि को भले ही तुरंत सुरक्षित कर दिया गया, लेकिन इसने राष्ट्रपति की सुरक्षा पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद कोई हथियारों के साथ इतने करीब कैसे पहुंच गया? और दिलचस्प बात तो यह है कि इसे अभी तक आधिकारिक तौर पर आतंकी हमला घोषित नहीं किया गया है। आखिर हमलावरों का असली मकसद क्या था? इसकी जांच अभी भी जारी है। खैर, अमेरिका में मची इस उथल-पुथल से अब जरा इंटरनेशनल लेवल पर चलते हैं, कूटनीतिक बिसात की तरफ। अब इस विरोधाभास को देखिए। दुनिया के तेल व्यापार की सबसे अहम नसों में से एक, हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य। डोनाल्ड ट्रंप सरेआम दावा कर रहे हैं कि इसे जहाज़ों के लिए पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। लेकिन ठीक उसी वक्त ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी फार्स इसका बिल्कुल खंडन कर रही है। उनका साफ कहना है कि ईरान अपना नियंत्रण बिल्कुल नहीं छोड़ेगा और प्रबंधन उनके ही हाथ में रहेगा। मतलब पब्लिक में जो दावे किए जा रहे हैं और असल बातचीत में जो हो रहा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। फिर भी एक्सियोस और रॉयटर्स जैसी एजेंसियों के मुताबिक एक 3 चरणीय शांति योजना पर काम चल रहा है। पहला स्टेप 60 दिनों का सीज फायर और हॉर्मुज़ से जहाज़ों का टोल फ्री निकलना। दूसरा स्टेप, नाकेबंदी हटेगी और ईरान खुले बाजार में अपना तेल बेच सकेगा। और तीसरा, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर 30 दिनों की बातचीत। अब न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि ईरान शायद अपना हाईली एनरिच्ड यूरेनियम छोड़ने को तैयार हो जाए, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट लग रही है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनी और वहां की 9 करोड़ जनता की तरफ से साफ संदेश है, परमाणु कार्यक्रम पर कोई समझौता नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। और इस सब के पीछे मुस्लिम देशों का एक बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक प्रेशर काम कर रहा है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने तेहरान का एक बेहद सफल दौरा किया है। दूसरी तरफ सऊदी क्राउन प्रिंस MBS ने कई देशों और ट्रंप के साथ एक जॉइंट कॉल को लीड किया। ये सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। MBS अच्छी तरह जानते हैं कि अगर जंग छिड़ी तो उनका विजन 2030, जिससे वो सऊदी को एक आर्थिक महाशक्ति बनाना चाहते हैं, पूरी तरह तबाह हो जाएगा। इसलिए पर्दे के पीछे कूटनीति पूरी ताकत से चल रही है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था, इन शांति वार्ताओं के समानांतर एक और खेल चल रहा है, शैडो वॉर। ईरान के उप सेना कमांडर का ये बयान जरा ध्यान से सुनिए। हम एक और ऐतिहासिक ऑपरेशन शुरू करने के लिए तैयार हैं, बस सुप्रीम लीडर के आदेश का इंतजार है। ये सिर्फ गीदड़ भभकी नहीं है। ईरान ने अपने एयर स्पेस के उस हिस्से को बंद कर दिया है जहां से अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइलें या F-35 जेट आ सकते हैं। और तो और, उन्होंने यूरोप और अमेरिका के उन मिलिट्री बेस को अपने रडार पर लॉक कर लिया है जिन पर पहले कभी निशाना नहीं साधा गया था। जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। एक तरफ शांति की बातें और दूसरी तरफ ईरान ने इस छोटे से युद्ध विराम के दौरान ही 15 से 20 हजार नए एडवांस ड्रोन बनाकर खड़े कर दिए हैं। इधर रूसी और चीनी सैटेलाइट्स ने अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स की हलचल डिटेक्ट की है, जो अक्सर बड़े हमलों से ठीक पहले होती है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन F-18 और F-35 जेट्स के साथ लगातार वॉर ड्रिल कर रहा है। साथ ही ईरान के केशम द्वीप पर हो रहे रहस्यमय विस्फोट ये इशारा कर रहे हैं कि अमेरिकी ड्रोन शायद ईरानी एयर डिफेंस की लोकेशन टेस्ट कर रहे हैं। इन सबके बीच एक अजीब सा सन्नाटा भी है, एक इन्फॉर्मेशन वॉइड। डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी सलाहकार डैन स्केविनो ने सोशल मीडिया पर एक अमेरिकी B-2 बॉम्बर का वीडियो डाल दिया, बिना किसी कैप्शन, बिना किसी सफाई के।
इस तरह के माहौल में ऐसे बिना बोले दिए गए इशारे अक्सर किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी होते हैं। और रहस्य सिर्फ वही नहीं है, अमेरिका के अंदर देखिए, न्यूयॉर्क के एक शिपयार्ड में एक रहस्यमय धमाका होता है। एक की मौत, 36 घायल। आपको पता है, पिछले 1 महीने के अंदर अमेरिका की ऑयल रिफाइनरियों और शिपयार्ड में ये चौथा ऐसा रहस्यमय धमाका है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर, अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड 30 जून तक इस्तीफा देने वाली हैं। ट्रंप प्रशासन के अंदर एक बड़ी बगावत की अफवाहें उड़ने लगी हैं। चूंकि डीएनआई के पास ईरान को लेकर सबसे टॉप सीक्रेट जानकारियां होती हैं, तो उनका जाना किसी बहुत बड़े आंतरिक संकट का संकेत हो सकता है। अब आते हैं उन मोर्चों पर जो पहले से ही सुलग रहे हैं, एक्टिव फ्रंट्स। मेन टेबल पर भले ही शांति वार्ता चल रही हो, लेकिन आसपास के इलाकों में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह के एक ड्रोन हमले में 23 साल के आईडीएफ स्टाफ सार्जेंट नुआम हैम्बर्गर की जान चली गई। वहीं दूसरी तरफ तथाकथित युद्ध विराम के दावों के बावजूद गाजा में इजरायली हमले लगातार जारी हैं। हाल ही में वहां 5 पुलिस अधिकारियों, एक 13 साल के बच्चे और अल शिफा अस्पताल के पास से गुजर रहे एक आम नागरिक की मौत हो गई। ये घटनाएं दिखाती हैं कि वहां की जमीन पर असल में कितनी ज्यादा अस्थिरता है। और इस अस्थिरता का असर यूरोप तक पहुंच गया है। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरेट ने एक अभूतपूर्व और कड़ा कदम उठाते हुए इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर के फ्रांस में एंट्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। अब इस बैन के पीछे की वजह समझिए। हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जो फ्लोटिला घटना से जुड़ा था। हुआ ये था कि इजरायली बलों ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में कुछ सहायता जहाज़ों को रोककर कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। वीडियो में बेन गवीर अशदोद बंदरगाह पर जमीन पर बैठे, आंखों पर पट्टी और हाथ बंधे इन कार्यकर्ताओं का मजाक उड़ाते दिखे। क्योंकि इन जहाज़ों पर फ्रांस और यूरोपियन देशों के नागरिक भी थे, इसलिए फ्रांस ने इसे पूरी तरह से अस्वीकार्य माना और सीधे बैन लगा दिया। तो इन सबका हमारी और आपकी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? चलिए देखते हैं इसके वैश्विक परिणाम। इस चार्ट पर नजर डालिए। पूरे दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा इस वक्त एक धागे से लटक रही है। दुनिया का 20% तेल हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से आता है, जिस पर ईरान का सीधा कंट्रोल है। और अगर हम यमन के पास बाबल मंडेब की बात करें तो 12% तेल वहां से गुजरता है। 32%। जरा सोचिए, यमन के हूती विद्रोहियों ने धमकी दी है कि अगर उन पर कोई हमला हुआ तो वो बाब अल मंडेब को बंद कर देंगे। अगर हॉर्मज़ का 20% और बाब अल मंडेब का 12% एक साथ बंद हो गया तो दुनिया का लगभग 1/3 तेल रातों रात गायब हो जाएगा। इसका सीधा असर ये होगा कि वैश्विक ऊर्जा बाजारों में सचमुच आग लग जाएगी। तो कुल मिलाकर तस्वीर कुछ ऐसी है। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां एक तरफ शांति के कागजों पर साइन करने की होड़ मची है और दूसरी तरफ मिसाइलों को उनके टारगेट्स पर लॉक किया जा रहा है। कूटनीति जीतेगी या फिर सैन्य ताकत? इस ग्लोबल चेस बोर्ड पर आखिरी चाल कौन चलेगा? ये सवाल हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। खैर, इस जटिल और लगातार बदलती स्थिति की गहरी समझ ही हमें आगे के लिए तैयार कर सकती है। इस महत्वपूर्ण विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस विश्लेषण में सभी का स्वागत है। देखिए, बिना किसी औपचारिकता के सीधे मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि 23 और 24 मई 2026 की घटनाएं सच कहूं तो वैश्विक कूटनीति और सैन्य हलचलों का एक ऐसा बवंडर रही हैं जिसे समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। जरा सोचिए, एक तरफ दुनिया की सबसे सुरक्षित इमारत के बाहर गोलियां चल रही हैं, तो दूसरी तरफ मध्य पूर्व में एक साथ शांति और विनाश दोनों की पटकथा लिखी जा रही है। अब ये इस पूरे मामले का सबसे बड़ा विरोधाभास है। दुनिया इस वक्त एक साथ 2 बिल्कुल विपरीत दिशाओं में भाग रही है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐसा शांति समझौता हो रहा है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, और ठीक उसी समय पर्दे के पीछे दोनों ही पक्ष एक भयानक सैन्य संघर्ष के लिए अपनी अपनी तैयारियां तेज कर रहे हैं। तो आखिर ये सब एक साथ कैसे हो रहा है, आइए समझते हैं। शुरुआत करते हैं इस सबसे बड़े झटके से, डोमेस्टिक शॉक। 23 मई की रात को व्हाइट हाउस के बाहर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। हमलावर पेंसिल्वेनिया एवेन्यू और 17वीं स्ट्रीट वाले चेकपॉइंट के पास पहुंचते हैं और अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। लगभग 20 राउंड गोलियां चली। सीक्रेट सर्विस तुरंत एक्शन में आई और पूरे व्हाइट हाउस को एक मुकम्मल लॉकडाउन में डाल दिया गया।
लेकिन सबसे अहम बात क्या है? जिस वक्त बाहर ये सब चल रहा था, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अंदर मौजूद थे और अपनी सेना के कमांडरों के साथ एक बेहद तनावपूर्ण बैठक कर रहे थे। रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप आगामी मिड टर्म चुनावों के नतीजों और अपनी युद्ध शक्तियों के खिलाफ सीनेट में पड़े वोटों को लेकर पहले से ही भारी दबाव में थे। इस 20 राउंड के शूटआउट के नतीजे काफी गंभीर रहे। 2 हमलावर थे, जिनमें से एक की पहचान नेसर बेस्ट के रूप में हुई है। उसे तो सीक्रेट सर्विस ने मौके पर ही ढेर कर दिया। दूसरा घायल हुआ और उसे अस्पताल ले जाया गया। परिधि को भले ही तुरंत सुरक्षित कर दिया गया, लेकिन इसने राष्ट्रपति की सुरक्षा पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद कोई हथियारों के साथ इतने करीब कैसे पहुंच गया? और दिलचस्प बात तो यह है कि इसे अभी तक आधिकारिक तौर पर आतंकी हमला घोषित नहीं किया गया है। आखिर हमलावरों का असली मकसद क्या था? इसकी जांच अभी भी जारी है। खैर, अमेरिका में मची इस उथल-पुथल से अब जरा इंटरनेशनल लेवल पर चलते हैं, कूटनीतिक बिसात की तरफ। अब इस विरोधाभास को देखिए। दुनिया के तेल व्यापार की सबसे अहम नसों में से एक, हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य। डोनाल्ड ट्रंप सरेआम दावा कर रहे हैं कि इसे जहाज़ों के लिए पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। लेकिन ठीक उसी वक्त ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी फार्स इसका बिल्कुल खंडन कर रही है। उनका साफ कहना है कि ईरान अपना नियंत्रण बिल्कुल नहीं छोड़ेगा और प्रबंधन उनके ही हाथ में रहेगा। मतलब पब्लिक में जो दावे किए जा रहे हैं और असल बातचीत में जो हो रहा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। फिर भी एक्सियोस और रॉयटर्स जैसी एजेंसियों के मुताबिक एक 3 चरणीय शांति योजना पर काम चल रहा है। पहला स्टेप 60 दिनों का सीज फायर और हॉर्मुज़ से जहाज़ों का टोल फ्री निकलना। दूसरा स्टेप, नाकेबंदी हटेगी और ईरान खुले बाजार में अपना तेल बेच सकेगा। और तीसरा, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर 30 दिनों की बातचीत। अब न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि ईरान शायद अपना हाईली एनरिच्ड यूरेनियम छोड़ने को तैयार हो जाए, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट लग रही है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनी और वहां की 9 करोड़ जनता की तरफ से साफ संदेश है, परमाणु कार्यक्रम पर कोई समझौता नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। और इस सब के पीछे मुस्लिम देशों का एक बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक प्रेशर काम कर रहा है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने तेहरान का एक बेहद सफल दौरा किया है। दूसरी तरफ सऊदी क्राउन प्रिंस MBS ने कई देशों और ट्रंप के साथ एक जॉइंट कॉल को लीड किया। ये सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। MBS अच्छी तरह जानते हैं कि अगर जंग छिड़ी तो उनका विजन 2030, जिससे वो सऊदी को एक आर्थिक महाशक्ति बनाना चाहते हैं, पूरी तरह तबाह हो जाएगा। इसलिए पर्दे के पीछे कूटनीति पूरी ताकत से चल रही है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था, इन शांति वार्ताओं के समानांतर एक और खेल चल रहा है, शैडो वॉर। ईरान के उप सेना कमांडर का ये बयान जरा ध्यान से सुनिए। हम एक और ऐतिहासिक ऑपरेशन शुरू करने के लिए तैयार हैं, बस सुप्रीम लीडर के आदेश का इंतजार है। ये सिर्फ गीदड़ भभकी नहीं है। ईरान ने अपने एयर स्पेस के उस हिस्से को बंद कर दिया है जहां से अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइलें या F-35 जेट आ सकते हैं। और तो और, उन्होंने यूरोप और अमेरिका के उन मिलिट्री बेस को अपने रडार पर लॉक कर लिया है जिन पर पहले कभी निशाना नहीं साधा गया था। जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। एक तरफ शांति की बातें और दूसरी तरफ ईरान ने इस छोटे से युद्ध विराम के दौरान ही 15 से 20 हजार नए एडवांस ड्रोन बनाकर खड़े कर दिए हैं। इधर रूसी और चीनी सैटेलाइट्स ने अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स की हलचल डिटेक्ट की है, जो अक्सर बड़े हमलों से ठीक पहले होती है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन F-18 और F-35 जेट्स के साथ लगातार वॉर ड्रिल कर रहा है। साथ ही ईरान के केशम द्वीप पर हो रहे रहस्यमय विस्फोट ये इशारा कर रहे हैं कि अमेरिकी ड्रोन शायद ईरानी एयर डिफेंस की लोकेशन टेस्ट कर रहे हैं। इन सब के बीच एक अजीब सा सन्नाटा भी है, एक इन्फॉर्मेशन वॉइड। डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी सलाहकार डैन स्केविनो ने सोशल मीडिया पर एक अमेरिकी B-2 बॉम्बर का वीडियो डाल दिया, बिना किसी कैप्शन, बिना किसी सफाई के। इस तरह के माहौल में ऐसे बिना बोले दिए गए इशारे अक्सर किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी होते हैं। और रहस्य सिर्फ वही नहीं है, अमेरिका के अंदर देखिए, न्यूयॉर्क के एक शिपयार्ड में एक रहस्यमय धमाका होता है। एक की मौत, 36 घायल। आपको पता है, पिछले 1 महीने के अंदर अमेरिका की ऑयल रिफाइनरियों और शिपयार्ड में ये चौथा ऐसा रहस्यमय धमाका है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर, अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड 30 जून तक इस्तीफा देने वाली हैं।
ट्रम्प प्रशासन के अंदर एक बड़ी बगावत की अफवाहें उड़ने लगी हैं। चूंकि डीएनआई के पास ईरान को लेकर सबसे टॉप सीक्रेट जानकारियां होती हैं, तो उनका जाना किसी बहुत बड़े आंतरिक संकट का संकेत हो सकता है। अब आते हैं उन मोर्चों पर जो पहले से ही सुलग रहे हैं, एक्टिव फ्रंट्स। मेन टेबल पर भले ही शांति वार्ता चल रही हो, लेकिन आसपास के इलाकों में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह के एक ड्रोन हमले में 23 साल के आईडीएफ स्टाफ सार्जेंट नुआम हैम्बर्गर की जान चली गई। वहीं दूसरी तरफ तथाकथित युद्ध विराम के दावों के बावजूद गाजा में इजरायली हमले लगातार जारी हैं। हाल ही में वहां 5 पुलिस अधिकारियों, एक 13 साल के बच्चे और अल शिफा अस्पताल के पास से गुजर रहे एक आम नागरिक की मौत हो गई। ये घटनाएं दिखाती हैं कि वहां की जमीन पर असल में कितनी ज्यादा अस्थिरता है। और इस अस्थिरता का असर यूरोप तक पहुंच गया है। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरेट ने एक अभूतपूर्व और कड़ा कदम उठाते हुए इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर के फ्रांस में एंट्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। अब इस बैन के पीछे की वजह समझिए। हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जो फ्लोटिला घटना से जुड़ा था। हुआ ये था कि इजरायली बलों ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में कुछ सहायता जहाज़ों को रोककर कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। वीडियो में बेन गवीर अशदोद बंदरगाह पर जमीन पर बैठे, आंखों पर पट्टी और हाथ बंधे इन कार्यकर्ताओं का मजाक उड़ाते दिखे। क्योंकि इन जहाज़ों पर फ्रांस और यूरोपियन देशों के नागरिक भी थे, इसलिए फ्रांस ने इसे पूरी तरह से अस्वीकार्य माना और सीधे बैन लगा दिया। तो इन सबका हमारी और आपकी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? चलिए देखते हैं इसके वैश्विक परिणाम। इस चार्ट पर नजर डालिए। पूरे दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा इस वक्त एक धागे से लटक रही है। दुनिया का 20% तेल हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से आता है, जिस पर ईरान का सीधा कंट्रोल है। और अगर हम यमन के पास बाबल मंडेब की बात करें तो 12% तेल वहां से गुजरता है। 32%। जरा सोचिए, यमन के हूती विद्रोहियों ने धमकी दी है कि अगर उन पर कोई हमला हुआ तो वो बाब अल मंडेब को बंद कर देंगे। अगर हॉर्मज़ का 20% और बाब अल मंडेब का 12% एक साथ बंद हो गया तो दुनिया का लगभग 1/3 तेल रातों रात गायब हो जाएगा। इसका सीधा असर ये होगा कि वैश्विक ऊर्जा बाजारों में सचमुच आग लग जाएगी। तो कुल मिलाकर तस्वीर कुछ ऐसी है। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां एक तरफ शांति के कागजों पर साइन करने की होड़ मची है और दूसरी तरफ मिसाइलों को उनके टारगेट्स पर लॉक किया जा रहा है। कूटनीति जीतेगी या फिर सैन्य ताकत? इस ग्लोबल चेस बोर्ड पर आखिरी चाल कौन चलेगा? ये सवाल हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। खैर, इस जटिल और लगातार बदलती स्थिति की गहरी समझ ही हमें आगे के लिए तैयार कर सकती है। इस महत्वपूर्ण विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।